हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में सेट नंबर 1 पर बातचीत किया था। आज मैं उसी के अगली कड़ी में सेट नंबर 2 पर बातचीत करूंगा। और पहले सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 45 तक के सवालों को हल किया था। इसमें हम 46 नंबर से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सारे लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे और इस प्रैक्टिस के माध्यम से, जो कि ओरिजिनल पेपर्स के आधार पर हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, तो अपनी तैयारी का भी आप मूल्यांकन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे प्रश्न इस टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट्स या फिर पेपर से आ सकते हैं। तो हम ध्यान से इसको हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो जब भी एग्जाम देने जाइए तो सही नहीं है तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, वहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। ऑप्शन दिया गया है: ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, बी हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, सी हल्दी घाटी श्याम नारायण मिश्र, डी रसवंती सिया राम शरण गुप्त। तो आप देख रहे हैं कि नहीं पूछा है, तो इसका अब हम देखते हैं। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जिसका कि प्रकाशन सन 1917 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान देने वाली बात है कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो उसके भूमिका में उन्होंने कविता कौमुदी को भी श्रेय माना है कि वहाँ से मैंने कुछ फैक्ट्स लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी आप ध्यान रखिए। दूसरा ऑप्शन है बी हिम किरीटिनी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम उपनाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि पुष्प की अभिलाषा नाम से जिन्होंने कविता लिखी है, काफ़ी फेमस है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, जो कि ये वीर रस से संबंधित कविता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन जो गलत है, जो सही युग्म नहीं है, वो है रसवंती। रसवंती रचना जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 47 पर बात करते हैं कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, मतलब ऐसा शब्द जो कि प्रत्यय से नहीं बना हो, प्रत्यय रहित हो। तो ध्यान देने वाली बात है कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, जो कि उपसर्ग से बनते हैं और प्रत्यय से बनते हैं। उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं, यानी कि जिस शब्द के पहले कोई शब्द लगता है तो उपसर्ग हो जाता है, और शब्द के अंत में कोई शब्द आके लगता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शंस में दिया है: ए दर्शनी, बी दुर्गुण, सी भिक्षुक, डी कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप देखेंगे ये दुर्गुण है, क्योंकि दुर्गुण में दो उपसर्ग लगा हुआ है और बाकी में अनीय प्रत्यय है, भिक्षुक में भी प्रत्यय है और कर्तव्य में भी प्रत्यय है। तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दुर्गुण है। इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, केशव कही न जाइए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑप्शन दिया: ए केशवदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी नरहरिदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है तुलसीदास ने इस पंक्ति को लिखा है। और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर केशव लिखा है तो कहीं केशवदास की ये पंक्ति तो नहीं है, लेकिन सही पंक्ति है तुलसीदास की। और ये कन्फ्यूजन स्वाभाविक है, क्योंकि कई बार भक्ति काल के आप कवियों को देखेंगे तो उनका ट्रेड मार्क्स होता है। एक होता है कि कविताओं के अंत में अपना नाम ले लेते हैं। जैसे कबीर का दोहा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कबीर आ जाता है, सूरदास का पढ़ेंगे तो सूरदास का आ जाएगा, रसखान में आ जाता है, मीराबाई में आ जाता है, ठीक है, तुलसीदास में भी कभी कभी आ जाता है। तो कन्फ्यूजन स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रश्न को आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना पड़ेगा। जो आपका सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप अपने स्मृतियों को संग्रहित करते हैं, उस चीज़ में आपको फिट करना होगा कि केशव कहीं न जाइए का कहिए पंक्ति तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 49, आवाहन का विलोम है। अब देख रहे हैं विलोम से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया है: ए अवगाहन, बी तिरोभाव, सी विसर्जन, डी धन्यवाद। आवाहन मतलब कई बार आप समाचार में सुनते होंगे कि बैठक का आह्वान किया गया, या फिर किसी को जब बुलाया जाता है, कोई चीज़
एक तरीके से बैठक की जाती है, सभा टाइप जब कोई चीज़ होता है तो उसकी जो शुरुआत होती है या फिर उसको बुलाया जाता है उसको आवाहन कहा जाता है, ठीक है। इसी से शब्द बना हुआ आहूत। लेकिन इसमें जो विलोम पूछा गया है तो ऑप्शन दिया अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है विसर्जन। मतलब जब कोई सामूहिक चीज़ से बातचीत होती है और जब वो ख़त्म होती है तो उसको विसर्जन कहा जाता है, ठीक है। तो आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? ठीक, हमने अलंकार पर काफ़ी विस्तार से बातचीत किया है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने शब्दालंकार और अर्थालंकार पर अलग अलग वीडियो लेक्चर तैयार किया है और उसमें सूत्र कुछ फार्मूला के आधार पर पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स मैंने बतलाया है। आपको जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो दोबारा जाकर ज़रूर देखें। पूछ रहा है कि अर्थालंकार, जब अलंकार की बात आती है तो कमेंट्स में कई बच्चों ने लिखा कि सर अलंकार कितने प्रकार का होता है। कई किताबों में आप पढ़ेंगे, व्याकरण की किताबों में तो 2 लिखा रहता है, कई जगह 3 लिखा रहता है। लेकिन आप देखेंगे जो मूल भेद किया गया है अलंकार का वो 2 प्रकार का है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कई जगह किताबों में उभयालंकार दे देता है जो कि तीसरा भेद है, लेकिन मूलतः 2 ही भेद हैं। तो मैंने बतलाया था कि शब्दालंकार को एक सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं अवश्य, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जान रहे हैं आपकी तकनीकी रूप से थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, फिर भी हमारा जोश बरकरार है। अवश्य ये क्या है? शब्दालंकार है, ध्यान में रखिएगा। अवश्य में अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक, ये जो अलंकार है ये क्या है? शब्दालंकार। तो आप देखिए इसमें कि कौन सा ऐसा अलंकार है जो कि इस अवश्य के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। अब आप मरते दम तक शब्दालंकार को याद रखेंगे कि जो सूत्र सर ने बतलाया है उसके आधार पर इसका आंसर क्या होगा? रूपक होगा। रूपक क्या है? अर्थालंकार में है और बाकी जो अलंकार हैं श से श्लेष हो गया, य से यमक हो गया और व से वक्रोक्ति हो गया। अगर यहीं पे अनुप्रास रहता तो वो भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है? ये रूपक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 51 है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आप देख रहे हैं कि प्रत्यय देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब ये ऐसा प्रत्यय है जो कि देशज शब्दों का निर्माण किया गया है इसे। तो ऑप्शन दिया है पहला ए फर्राटा, बी अड़ियल, सी उच्चतर, डी घुमक्कड़। तो आप देख रहे हैं कि ए, बी और डी ये सब क्या है? देशज प्रत्यय हैं, लेकिन नहीं पूछा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ए फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, बी उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री, सी सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह, डी संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। तो नहीं पूछा है तो हम पहले देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल जो कि प्रगतिशील कविता के कवि माने जाते हैं, कई बार इनको प्रगतिवादी कवि भी माना जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें प्रगतिशील और प्रगतिवाद को लेकर का भी डिबेट है। आप बच्चन सिंह की किताब पढ़ेंगे दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उसमें इस पर थोड़ा सा विचार किया गया है। तो कई बार केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित प्रश्न आएगा तो इसमें उनको प्रगतिशील कवि भी लिख देता है और कई बार प्रगतिवादी कवि भी लिखता है। तो दोनों में आप इसको ध्यान में रखिए। खासतौर से उन्होंने किसान मजदूर पे ज़्यादा सवाल कविताएं लिखी है और ये बांदा जिले के रहने वाले थे, ठीक है। तो तुलसीदास के बाद दूसरे कवि ऐसे हैं कि जो बांदा से संबंधित हैं। इसके अलावा पद्माकर का भी संबंध है वहाँ। ऑप्शन बी उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन शास्त्री का है, ये भी सही है। सीढ़ियों पर धूप में, ये ऑप्शन सी यही जो है कि गलत है, ठीक है, इसमें सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये प्रश्न तो प्रश्न के अनुसार इसमें उत्तर सी होगा, लेकिन आप आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखिए कि फूल नहीं रंग बोलते किसका है, उस जनपद का कवि हूँ किसका है, सीढ़ियों पर धूप जो है ये रघुवीर सहाय की है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, रघुवीर सहाय की रचना है जिसका प्रकाशन सन 1960 ईस्वी में हुआ था। और डी संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है जो कि 1972 की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53, वल्लभाचार्य रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन दिया ए सिद्धांत संग्रह,
बी आध्यात्म रामायण, सी महाभाष्य, डी अणुभाष्य। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके अनुसार ऑप्शन डी सही होगा, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य ने 3 भाष्यों पर बात किया है, पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य और एक रचना और है जो कि उत्तर मीमांसा के नाम से है, तो वो भी भाष्य के रूप में है। अणुभाष्य के संदर्भ में कहा जाता है कि ये अधूरी रचना थी वल्लभाचार्य की, इसको पूरा किया इनके पुत्र ने विट्ठलनाथ। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे और भक्ति काल के एक फेमस आचार्य के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 54, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आप देख रहे हैं इसके पहले प्रत्यय से संबंधित सवाल आ रहे थे, अब यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित सवाल आ रहे हैं। कौन सा, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? ध्यान देने वाली बात है। तो ए आजन्म, बी आगमन, सी आकर्षक, डी आदरणीय। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में ए बी सी में तो आ लगा है, लेकिन इसमें क्या है, प्रत्यय लग गया है, या प्रत्यय। तो ऑप्शंस क्या होगा, डी होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन दिया, ए रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, सी विष्णु स्वामी, डी निम्बार्काचार्य। ठीक, तो कई बार लगेगा कि रुद्र स्वामी दिया है तो इसका आंसर रुद्र ये हो सकता है। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। इसके अलावा निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसको कि संकादिक भी कई बार कहा जाता है। तो ये, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो आप देख रहे हैं छोटी विधाओं से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। जब मैं लाइव क्लास लिया था तो उसमें जोर दिया था कि छोटी विधाओं पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, खासतौर से यात्रा वृत्त, रेखाचित्र और संस्मरण, इन सब में बड़ा ही कन्फ्यूजन टाइप का रहता है। तो खैर यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त से संबंधित सवाल आया हुआ है। ऑप्शन दिया, ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों में पंख बांधकर, डी मेरी यूरोप यात्रा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी। और बाकी रचनाएं, अप्रवासी की जो यात्रा है वो नगेंद्र की रचना है। ठीक, और मेरी यूरोप यात्रा जो कि राहुल साकृत्यायन की रचना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 57, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के एक फेमस कवि थे। पूछा जा रहा है कि वो किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन दिया, ए सुधा, बी इंदु, सी समन्वय, डी मतवाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, इंदु से उनका संबंध नहीं था। इसके अलावा सुधा, समन्वय, मतवाला। मतवाला के लिए तो उन्होंने 2 लाइन भी लिखा था। जब मैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित वीडियो लेक्चर बनाया था तो उसमें बाकायदे इसका मैंने उल्लेख किया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा ज़रूर पत्र पत्रिकाओं वाली सीरीज को एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 58, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी, फिर से यात्रा वृत्त संबंधी प्रश्न आ गया, संबंधी कौन सी रचना लिखी है? ये भारतेंदु से संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया है गया यात्रा, बी इलाहाबाद की यात्रा, सी गंगा पार की यात्रा, डी सरयू पार की यात्रा। तो आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 यात्राएं लिखी हैं, जिसमें कि सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, यही इनकी फेमस यात्राएं हैं। तो विकल्प के अनुसार इसका सही आंसर डी होगा, और बाकी विकल्प जो बनाए गए हैं ये सब केवल प्रश्न को फ्रेम करने के लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विभत्स रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव ऐसा भाव जो हमारे हृदय में इंस्टॉल्ड होता है। जैसे आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड होते हैं, आप उनको जब अनइंस्टॉल करने जाएंगे तो वो नहीं होंगे, बोलेगा कि अंग्रेजी में लिख देगा कि अनइंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से हमारे हृदय में एक तरीके से हमारी जो बॉडी है पूरी वो मशीन की तरह ही है। तो उसमें स्थायी भाव हैं जो कि अनुकूल माहौल होने पर सामने उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये विभत्स रसों की संख्या आचार्य भरत के अनुसार कुल 8 है, और अन्य आचार्यों ने जाकर बाद में उसमें बढ़ोतरी की है। ठीक है। तो कई बार भरत से संबंधित सवाल पूछ देता है तो उनके अनुसार 8 है, और अभिनव गुप्त के अनुसार 9 है, और कुछ आचार्यों के अनुसार 11 है। तो इस तरीके से विभाजन को भी आप ध्यान में रखिए। प्रश्न में पूछ रहा है विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए शोक, बी विस्मय, सी जुगुप्सा, डी अद्भुत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जुगुप्सा। और बाकी जो इसमें
अस्थाई भाव हैं। शोक का हो गया करुण, विस्मय का हो गया शोक करुण का है, विस्मय का हो गया आश्चर्य, अद्भुत का हो गया भयानक। ठीक है, बल्कि आप केवल अभी ए और सी का याद में रखिए, बीच में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये दोनों किन किन का है। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस के अनुसार जो सही आंसर होगा वो होगा जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 60, अंगद पैज की रचना किसने की है? ऑप्शन दिया ए नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास, डी मलुकदास। तो अंगद पैज की रचना किसने की है? ईश्वरदास ने, जो कि राम भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि तुलसीदास के अलावा और कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो कि राम भक्त कवि रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया था, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन दिया ए इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे, डी मनोहर श्याम जोशी। तो जब आप उपन्यास का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें नाम आता है कि इलाचंद जोशी भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, जैनेन्द्र भी थे, अज्ञे भी थे। तो ये तो तीनों थे। ठीक, तो इसमें सवाल पूछा है किसे कहा जा सकता है, तो ये तो क्वेश्चन एक तरीके से गलत फ्रेम कर दिया गया है। तो इसमें अपने से आप जोड़ सकते हैं, वरना इस प्रश्न को तो हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, अगर नहीं लगा देते हैं तो, वरना ये तो तीनों हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? अभी मैं जेएनयू के प्रवेश परीक्षा संबंधी कुछ प्रैक्टिस सेट हल करा रहा था, तो उसमें ये प्रश्न कई बार आया हुआ था। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? ऑप्शन दिया डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 63, अथवा शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये? तो ऑप्शंस दिया ए संधि, बी उपसर्ग, सी अन्वय, डी अव्यय। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अव्यय। अथवा जो है वो अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। अव्यय मतलब जिसका संधि, लिंग, इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका तत्व बना रहता है। ठीक है, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम जो भी व्याकरणिक कुछ पद हैं उनका कोई असर नहीं पड़ता है अथवा पर, तो वो अव्यय कहलाता है, उसी के अंतर्गत आता है। अब संधि और समास जान रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और किसी शब्द के पहले कोई शब्द आकर मिलता है तो उपसर्ग कहलाता है। अन्वय का ज़्यादातर प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, तो ये उसको जब संस्कृत के श्लोकों को तोड़ तोड़ कर क्रम वाइज लिखा जाता है व्याकरणिक दृष्टिकोण से, तो वो अन्वय कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी मलयज, डी विजय देवनारायण शाही। तो इसके कवि हैं विजय देवनारायण शाही। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब तार सप्तक के बारे में चर्चा की जा रही थी तो उसमें तीसरे तार सप्तक की भी चर्चा की गई है। तो आप ध्यान रखिए कि विजय देवनारायण शाही तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जायसी पर भी एक किताब लिखी है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है, और इन्होंने जायसी को कहा था कि वो कुजात सूफी हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी ट्रेजिडी को लेकर भी सवाल उठाया है। पद्मावत के को इन्होंने एक ट्रेजिक महाकाव्य माना है। कई बार सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? ऑप्शन दिया ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 66, अपने मुंह मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आप देख रहे हैं मुहावरा आ गया है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कई बार आपने लोग व्यवहार में भी इसका प्रयोग करते होंगे, और ये प्रश्न के रूप में भी आ गया है। ऑप्शन दिया अपनी बातें छिपाना, बी अपनी निंदा स्वयं करना, सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, डी अपनी चर्चा करना। तो इसको बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं, बस गोला रंगने में कहीं दिक्कत ना हो। इसका सही ऑप्शन होगा सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, जगन्नाथ में कौन संधि है? संधि पर भी मैंने काफ़ी विस्तार से विचार किया है, जरूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और संधि संबंधी जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखिए। ऑप्शन दिया इसमें ए वृद्धि संधि, बी यण संधि,
सी स्वर संधि, डी व्यंजन संधि। तो जगत प्लस नाथ के अनुसार इस प्रश्न का आंसर होगा व्यंजन संधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, वीर रस का स्थायी भाव है। अब देखिए, इसके पहले विभत्स का पूछा था और यहाँ पर वीर रस का पूछ दिया है। तो ऑप्शन दिया है ए शोक, बी भय, सी उत्साह, डी निर्वेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, उत्साह स्थायी भाव है वीर रस का। शोक किसका हो गया? करुण का हो गया। भय भयानक का हो गया। डी जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो स्थायी भाव है वो शांत रस का है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, शांत रस का। क्वेश्चन नंबर 69, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? बहुत ही चर्चित और कई बार परीक्षाओं में आने वाला सवाल है ये। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी नंदुलाल वाजपेयी, डी नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दिया ए काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। तो विकल्प के अनुसार इसका सही आंसर होगा केशवदास। बाकी ऊपर की जो 3 रचनाएं हैं वो सब एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन भाव विलास जो रचना है वो किसकी है? देव की है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 71, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर, इसमें ऑप्शन दिया यात्रावृत्त, बी निबंध, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिपोर्टाज, और इसे प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है हिंदी का। और इसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ था, रूपाभ नाम की मैगजीन में, जिसका कि संपादन किया था सुमित्रा नंदन पंत ने। और ये लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है इसके लेखक हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। शालिभद्र सूरी ये आदिकाल अपभ्रंश के कवि हैं। इनकी रचना के बारे में पूछा जा रहा है। ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमतिगण रास, डी जयमंक जयचंद्रिका। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ऑप्शन दिया ए रसप्रिया, बी रस आखेटक, सी रसिक प्रिया, डी प्रिया नीलकंठी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रसिक प्रिया। क्वेश्चन नंबर 74, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत जिसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ था, ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य द्वारा लिखित महाकाव्य है। ठीक है, और उर्मिला को केंद्र में रखा गया है, और कुल यह 12 सर्गों में है। साकेत 12 सर्गों में है, और इसका जो मार्मिक सर्ग है सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगा हुआ रहता है, वो है ऑप्शन डी नवम सर्ग। क्वेश्चन नंबर 75, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ऑप्शंस में दिया ए जीवनी, बी रिपोर्टाज, सी प्रगीत, डी यात्रावृत्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? रिपोर्टाज है, और अल्मोड़े का बाजार के लेखक हैं प्रकाश चंद गुप्त। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न। देखिए निम्न कैसे लिख दिया, गलत लिख दिया है। प्रूफ रीडिंग भी बहुत कम करते हैं आयोग के जितने भी एक्सपर्टीज हैं, कहने के लिए बोल देंगे कि ये टाइपिंग एरर है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ज़रूर 2-3 बार देखना चाहिए क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि मैं सन 2011 पीजीटी के पेपर्स को हल करा रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें भी काफ़ी त्रुटियां हैं, और इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे है। कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? प्रश्न पूछा रहा है निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ऑप्शन दिया ए कठगुलाब, बी क्षण बोले कण मुस्काए, सी पुरानी स्मृतियाँ, डी रेखाएं बोल उठी। तो इसके अनुसार जो सही ऑप्शन होगा ये होगा कठगुलाब, जो कि मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास है, और बाकी क्या है? रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ये आदिकाल से संबंधित सवाल पूछा गया है। शिलांकित ऐसी कृति जो कि कागज पर नहीं लिखी गई हो बल्कि पत्थरों पे लिखी पाई गई है। कौन सी है? ऑप्शन दिया है पाहुर दोहा, बी राउल वेल,
सी प्राकृत पैंगलम, डी वर्ण रत्नाकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी राउल वेल, जो कि रोडा कवि द्वारा लिखी गई रचना है। इसे शिलांकित कृति कहा जाता है और जो इसका रचना काल है लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, अर्धकथानक। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है। अर्धकथानक जो है आत्मकथा है। इसमें जो ऑप्शन दिया है जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, नाटक है। इसका जो सही आंसर है वो है सी आत्मकथा। अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और इसे हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा माना जाता है। कई बार इसको प्राचीन आत्मकथा भी कहा जाता है और इसका जो प्रकाशन हुआ था सन 1641 ईस्वी में हुआ था। कई बार इसका प्रकाशन भी पूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 79, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ध्यान रखिए, ये एक उपन्यास है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ऑप्शन दिया है ए राही मासूम राजा, बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी असगर वजाहत, डी मुद्रा राक्षस। तो इसका जो सही आंसर होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर भी हैं और इन्होंने झीनी झीनी बीनी चदरिया नाम से उपन्यास लिखा है। इसके ऊपर जो राही मासूम राजा हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने महाभारत जो सीरियल आया था और उसका पटकथा इन्होंने लिखा था और आधा गांव नाम से एक उपन्यास लिखा है जो कि गंगौली गाजीपुर से संबंधित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनका भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 80, उद्योग का संधि होगा। फिर से संधि से सवाल आ गया। उद्योग का संधि होगा। ऑप्शन दिया है ए उत प्लस योग, बी उद प्लस योग, सी उद प्लस योग, डी उत प्लस अयोग। तो आप देख रहे हैं कि कितना इसमें घुमाने की कोशिश की गई है इधर उधर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत धन योग, उद्योग। कई बार इसमें भी इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल इसका सही आंसर जो है यही है। क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ी सी मुझे खांसी आ रही है तो आप लोगों को अगर सुनने में असुविधा हो रही होगी तो मुझे इसका खेद रहेगा। फिर भी मुझे मालूम है कि जो मेरे छात्र हैं वो काफ़ी मेरी सहायता करते हैं, तो मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक, ऑप्शन दिया ए रामानंद, बी कबीर, सी मतिराम, डी पद्माकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार? या ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बी पहल ज्ञानरंजन, सी तद्भव अखिलेश, डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी होगा। इसके जो संबंधित हैं वो उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अब देख रहे हैं तिवारी तो दे दिया इसमें, लेकिन विश्वनाथ की जगह रामचंद्र लिख दिया है जो कि गलत हो रहा है। तो आप देखेंगे इससे 82 नंबर से आपको 3-4 सवाल सही बन रहे हैं। नया ज्ञानोदय कई बार पूछेगा तो रविंद्र कालिया का नाम, पहल ज्ञानरंजन, तद्भव अखिलेश। कई बार ये वन लाइनर में भी सवाल आ जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 83, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है? ठीक है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक तरीके से ये मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन दिया है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, बी कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, डी कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। अच्छा, कई बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उसमें एक ऐसा सॉलिड विकल्प होता है जो कि वही सही आंसर होता है और बाकी देखिए कैसे घुमाया है, इसी वाक्य से जोड़ के इधर उधर किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे सॉलिड जो इसका सही ऑप्शन है वो ए है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, तो उसी को कहा जाता है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया ए चंदन दास, बी मलुक दास, सी नानक, डी संत रैदास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संत रैदास। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि विकल्प बनाने के लिए हिंदी साहित्य में आप चंदन दास का नाम कभी नहीं सुने होंगे, तो भुलवाने के लिए इसमें चंदन दास लिख दिया है। ठीक है, मलुक दास तो हैं, नानक हैं, रैदास भी हैं, तो ध्यान में रखिए इस प्रश्न का सही जो जवाब है संत रैदास है। और जब आप निबंध पढ़ेंगे तो एक निबंधकार ने भी ललित निबंध लिखा है इसी टाइप का, तो उसको भी ध्यान में रखिए।
क्वेश्चन नंबर 85, कलश का पर्याय। अब देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द से भी संबंधित प्रश्न आने लगे हैं। कलश का पर्याय है ए जल, बी कुंभ, सी पात्र, डी उपस्कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, कलश मतलब कुंभ। तो इस तरीके से ये दूसरा सेट यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे और बहुत नए प्रश्नों से मुलाकात हुई होगी और एक आइडिया बनी होगी कि टीजीटी हिंदी में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी निश्चित तौर से बढ़ा होगा। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।